हम पढ़ रहे थे भारतीय कला एवं संस्कृत, जिसमें से भाग एक को हम पढ़ रहे थे यानी दृश्य कला, जिसका पहला चैप्टर हुआ था। और उसमें से हड़प्पाई कला और स्थापत्य कला के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मौर्य कला और स्थापत्य कला, और दूसरा है मौर्योत्तर कला और स्थापत्य कला। तो मैं राज बहादुर लेट्स क्रैक ऑल एग्ज़ाम में आपका स्वागत करता हूं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कृपया इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको मौर्यकालीन कला और स्थापत्य कला और मौर्योत्तर कला और स्थापत्य कला के बारे में पूरी जानकारी मिले कि कब से क्या हुआ था, इनकी कलाएं कौन कौन सी हैं, स्थापत्य कलाएं कौन कौन सी हैं। इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। जो भी है, ये हमारी बुक है मैग्रॉ हिल्स, उसका सेकंड एडिशन है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उस बुक को। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है मौर्य कला और स्थापत्य कला। इससे पहले हमने पार्ट 1 अपलोड किया है। आपने अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको पहले देख लीजिए, फिर आगे ये कंटिन्यू करिए, जिससे कि आपको पूरे टॉपिक के बारे में समझ में आए अच्छे से। तो आइए देखते हैं मौर्य कला और स्थापत्य कला के बारे में। तो देखिए, मौर्य कला जो भी है इसको 2 भागों में बांट दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, दरबारी कला और लोकप्रिय कला। दरबारी कला क्या है, तो इसमें दरबार के बारे में आपको पता है, नाम से ही पता चल सकता है। तो दरबार में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो भाई देखो, महल होता है, महल में स्तंभ भी होते हैं और स्तूप भी होता है। ठीक है, अगला लोकप्रिय कला। लोकप्रिय कला कौन कौन सी होती है, मतलब जो चीज़ें अच्छी लगे, है ना, आप उनसे इसको सोच सकते हैं। लोकप्रिय कला में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो स्तूप, दरबारी कला में तो आपका महल, स्तंभ और स्तूप था ही, लेकिन लोकप्रिय कला में आपकी हैं 3 चीज़ें, गुफाएं, मृदभांड और मूर्तियाँ। इनके बारे में हम देखते हैं और जानते हैं। तो देखिए, मौर्य कला और स्थापत्य कला क्या है, तो ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में श्रमण परंपरा के अंग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आगमन के साथ ही गंगा घाटी का धार्मिक और सामाजिक परिदृश्य परिवर्तित होने लगा। चूँकि दोनों धर्म वैदिक युग की वर्ण प्रथा और जात प्रथा का विरोध करते थे, इसीलिए इन्हें उन क्षत्रिय शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व से सजग हो चुके थे। जैसे ही मौर्यों ने अपनी सत्ता की स्थापना की, तो हम राज्य के संरक्षण में और व्यक्तिगत पहल के अंतर्गत विकसित स्थापत्य कला और मूर्ति कला के बीच स्पष्ट सीमांकन देखते हैं। इस प्रकार मौर्य कला को इस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। या आप जैसे देख सकते हैं, अभी हमने बताया था मौर्य कला को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, एक तो दरबारी कला और दूसरी है लोकप्रिय कला। दरबारी कला को 3 भागों में बांटा है, जिसमें महल, स्तंभ और स्तूप के बारे में बताया गया है, जबकि लोकप्रिय कला को गुफाएं, मृदभांड और मूर्तियों के बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं दरबारी कला क्या है। तो देखिए, दरबारी कला कि मौर्य शासकों ने राजनीतिक के साथ साथ धार्मिक कारणों से बड़ी संख्या में स्थापत्य कार्यों का शुभारंभ किया। इन स्थापत्य कार्यों को दरबारी कला के रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, जिसमें महल या किला, आप महल को किला भी बोल सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा आगरा फोर्ट, लाल किला। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य भारत में सत्ता में आने वाला पहला शक्तिशाली साम्राज्य था। पाटलिपुत्र में राजधानी और कुम्हरार में महलों का निर्माण मौर्य साम्राज्य का वैभव प्रतिबिंबित करने हेतु कराया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का पहला ईरान में परसेपोलिस के अकमेनियम महलों से प्रेरित था, जबकि मुख्य निर्माण सामग्री इसकी लकड़ी थी। यानी ये जो महल और किला था ये लकड़ी से बना हुआ था। मेगास्थनीज ने इस महल का वर्णन मानव जात की सबसे बड़ी रचनाओं में से एक के रूप में किया था। ये आप देख सकते हैं,
कुम्हराहार में अशोक का महल जो है ये कुछ इस प्रकार से था। ठीक है, इसी प्रकार कुम्हराहार स्थित अशोक का महल भी एक विशाल संरचना थी। इसमें एक ऊंचा केंद्रीय स्तंभ था और यह 3 मंजिला लकड़ी का ढांचा था। महल की दीवारों को नक्काशियों और मूर्तियों से सजाया गया था। आइए देखते हैं स्तंभ के बारे में। स्तंभ अशोक के राज्यकाल के दौरान स्तंभों के शिलालेख राजकीय प्रतीक के रूप में या युद्ध में जीत के उपलक्ष्य में अति महत्वपूर्ण हो गया था। साथ ही उसने राजकीय उपदेशों का प्रचार करने के लिए भी स्तंभों का उपयोग किया। ये स्तंभ औसतन 40 फीट ऊंचे थे। सामान्यतः चुनार के बलुआ पत्थर या प्रस्तर से बनाए गए थे और इसके 4 भाग थे, जिसमें लंबा मूठ आधार का निर्माण करता था जो प्रस्तर के एक ही खंड या एकास्म प्रस्तर से बना होता था। इसके सबसे ऊपर कमल या घंटे के आकार में शीर्ष या ललाट रखा जाता था। घंटे के आकार के शीर्ष या ललाट ईरानी स्तंभों से प्रभावित थे, क्योंकि ये स्तंभ अत्यधिक पॉलिशदार और चमकदार थे। ललाट के ऊपर शीर्ष फलक के रूप में ज्ञात वृत्ताकार या आयताकार आधार होता था, जिस पर पशु मूर्ति होती थी। यह आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं। इसमें चंपारण में लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ है और वाराणसी में सारनाथ स्तंभ है। ये आप देख सकते हैं स्तंभ। ये अशोक स्तंभ की आधारभूत संरचना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्तंभ का शीर्ष फलक और पशु भाग भारत की आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतीक है। यानी जो सारनाथ का स्तंभ है यही राष्ट्रीय प्रतीक है। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष फलक में 4 दिशाओं को निरूपित करते हुए 4 पशु, चौकड़ी भरता अश्व जो कि पश्चिम में है, वृषभ पूर्व, हाथी दक्षिण और सिंह उत्तर दिशा की तरफ दर्शाए गए हैं। ये पशु अनंत काल तक अस्तित्व का पहिया घुमाते हुए एक दूसरे का पीछा करते हुए प्रतीत होते हैं। हाथी रानी माया का स्वप्न, उसके गर्भ में प्रवेश करता हुआ श्वेत हाथी दर्शाता है, जबकि बैल यानी वृष रास चिन्ह दर्शाता है जिस महीने में बुद्ध का जन्म हुआ था। अश्वकंथक अश्व को निरूपित करता है जिसका बुद्ध ने राज्य से दूर जाने के लिए उपयोग किया था, और सिंह ज्ञान प्राप्ति को दर्शाता है। मुंडक उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते शब्द, जिसका अर्थ है कि सत्य की सदा विजय होती है, ये देवनागरी लिपि में शिलालेख के नीचे उत्कीर्ण है। 4 सिंह सभी दिशाओं में धम्म का प्रसार करते हुए बुद्ध को प्रतीकबद्ध करते हैं। इसे बुद्ध द्वारा पहले धर्मोपदेश या धम्म चक्र परिवर्तन की स्मृति में बनाया गया था। आइए देखते हैं स्तूप के बारे में। तो स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित सावधान टीले थे। यह अंतरेष्ट मेघपुंज का पारंपरिक निर्देशन है। इसमें मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता था। अशोक के राज्यकाल के दौरान स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। उसके राज्यकाल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनवाए गए थे। वैदिक परंपरा से होते हुए भी स्तूपों को बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 स्तूप बनवाए गए थे। इसमें से 8 में उनकी मेधी में बुद्ध के अवशेष थे, जबकि 9वें में वह बर्तन था जिसमें मूल रूप से इन अवशेषों को रखा गया था। स्तूप के विभिन्न भागों को निर्देशित करने वाला मूलभूत आरेख नीचे दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं। ये मूलभूत आरेख है स्तूप का। ठीक है, कुछ इस तरह से ही
स्तूप बनाया जाता है। इसमें विभिन्न भागों के साथ स्तूप की आधारभूत संरचना को दर्शाया गया है, ये आप देख सकते हैं। इसमें दोहरा सीढ़ी नुमा रास्ता होता है 15 फुट तक लगभग नीचे, फिर ऊपर 50 फुट तक। दक्षिणी तोरण पत्थर का बाड़ा होता है, ये आप देख सकते हैं डिटेल में। स्तूप का कोर जो है ये कच्ची ईंटों का बना होता था, जबकि बाहरी सतह का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था और इसे प्लास्टर की मोटी परत से ढका जाता था। मेधी और तोरणों को लकड़ी की मूर्तियों द्वारा सजाया गया था। श्रद्धालुओं द्वारा पूजा के प्रतीक के रूप में प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर चक्कर लगाया जाता है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप अशोक के स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध है, जबकि उत्तर प्रदेश में पिपरहावा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। तो जो सांची का जो स्तूप है मध्य प्रदेश में, ये सबसे प्रसिद्ध अशोक का स्तूप है, और जो सबसे प्राचीनतम स्तूप है ये आपका सांची का स्तूप नहीं है, ये पिपरहवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप माना गया है। बुद्ध की मृत्यु के बाद बनाए गए 9 स्तूपों में जो स्थल हैं, इनके स्थल को दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप, रामग्राम, बेडपीठ, पावा, कुशीनगर और पीपली वन है। यहाँ पे 9 स्तूपों को बनाया गया है। अशोक के स्तंभों और अकमेनियन स्तंभों के बीच के अंतर को आइए देखते हैं। तो आधार अशोक के स्तंभ और अकमेनियन स्तंभ के अंतर है। आधार इसका था अकमेनियन स्तंभ। इसमें अशोक के स्तंभ में अशोक स्तंभ एकाश्म थे, अर्थात जिन्हें प्रास्तर के एक ही खंड से बनाया गया था। इसमें मुख्यतः चुनार के बलुआ पत्थर थे, जबकि अकमेनियन स्तंभ बलुआ प्रास्तर के विभिन्न टुकड़ों को एक साथ मिलाकर बनाए गए थे। इसका स्थान तो अशोक के स्तंभों को राजकीय ढंग से स्वतंत्र रूप में स्थापित कराया गया था, जबकि अकमेनियन स्तंभ सामान्यतः राजभवनों से संलग्न थे। आइए देखते हैं लोकप्रिय कला के बारे में। तो राजकीय संरक्षण के अतिरिक्त गुहा स्थापत्य कला, मूर्तिकला और मृदभांडों के व्यक्तिगत प्रयास से भी कला को अभिव्यक्ति मिली। इन्हें एक साथ कला और स्थापत्य कला के लोकप्रिय रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गुफा स्थापत्य कला के बारे में देखते हैं। तो इस अवधि में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुहा स्थापत्य कला का उद्भव देखा। मौर्योत्तर काल के दौरान जैन और बौद्ध भिक्षु सामान्यतः इन गुहाओं का विहार यानी वास स्थल के रूप में उपयोग करते थे, जहां आरंभिक गुफाओं का जैन आजीवक उपयोग करते थे। वही बाद में ये बौद्ध मठों के रूप में लोकप्रिय हो गए। बौद्ध काल के दौरान की गुहाओं की विशेषता अत्यधिक पालिशदार भीतरी दीवारों व अलंकृत द्वार थे। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं बिहार में बराबर और नागार्जुनी की गुफाओं का निर्माण अशोक के पोते दशरथ के राज्यकाल के दौरान किया गया था। ये आप देख सकते हैं बराबर गुफाओं में अलंकृत प्रवेश द्वार। ये प्रवेश द्वार कुछ इस प्रकार से होता था, ये आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं मूर्तिकला के बारे में। मूर्तियों का मुख्य रूप से उपयोग स्तूप की सजावट, तोरण और मेधी में और धार्मिक अभिव्यक्ति के रूप में किया जाता था। मौर्य काल की 2 प्रसिद्ध मूर्तियां यक्ष और यक्षिणी की हैं। ये सभी 3 धर्मों जो धर्म है जैन धर्म, हिंदू और बौद्ध धर्म, इनके पूजनीय थे। यक्षिणी का सबसे पुराना उल्लेख तमिल रचना शिल्पाधिकारम में मिलता है। इसी प्रकार सभी जैन तीर्थंकर यक्षिणी से संबंधित थे। ये आप देख सकते हैं बाएं से यक्षिणी है और यक्ष की मूर्ति ये दी गई है। आइए देखते हैं मृदभांड। मृदभांड का मतलब जो मिट्टी से बने हुए बर्तन थे। मौर्य काल के मृदभांडों को सामान्यतः उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड यानी
NBPW या चित्रित धूसर मृदभांड के रूप में जाना जाता है। इनकी विशेषता काला रंग और अत्यधिक चमक है और सामान्यतः इनका उपयोग विलासिता की वस्तुओं के रूप में किया जाता था। इन्हें प्रायः उच्चतम स्तर के मृदभांड के रूप में संदर्भित किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड का नमूना ये दिया गया है। तो ये हमारा मौर्य कला और स्थापत्य कला के बारे में हमने पढ़ा है। तो आइए अब हम देखते हैं मौर्योत्तर कला के बारे में। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। इनमें उत्तर में शुंग, कण्व, कुषाण और शक प्रमुख थे। ये मौर्योत्तर कला से संबंधित हैं, शुंग, कण्व, कुषाण और शक। जबकि दक्षिणी और पश्चिमी भारत में सातवाहन, इक्ष्वाकु, आभीर और वाकाटक ने प्रसिद्ध प्राप्त की है। इसी प्रकार धार्मिक परिदृश्य ने शैव, वैष्णव और शाक्त जैसे ब्राह्मण संप्रदायों का उद्भव देखा। साथ ही इस अवधि की कला ने बदलते सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को भी परिलक्षित करना आरंभ किया। चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं और स्तूपों के रूप में स्थापत्य कला जारी रही, लेकिन साथ ही कुछ राजवंशों ने अपनी स्वयं की कुछ अनूठी विशेषताएं प्रचलित की। इसी प्रकार मूर्तिकला की विभिन्न शैलियों का उद्भव हुआ और मौर्योत्तर काल में मूर्तिकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। आइए देखते हैं मौर्योत्तर कला की स्थापत्य कला क्या है। तो चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं ये। मौर्य काल की भांति चट्टानों से बनाई गई गुफाओं का निर्माण जारी रहा। हालांकि इस अवधि में चट्टानी गुफाओं के दो प्रकारों अर्थात चैत्य और विहार का विकास देखा। विहार बौद्ध और जैन भिक्षुओं के लिए आवासीय कक्ष होते थे और इनका विकास मौर्य साम्राज्य के दौरान हुआ था। वही चैत्य कक्षों का इस अवधि के दौरान विकास हुआ था। ये मुख्य रूप से समतल छतों वाले चतुष्कोणीय कक्ष थे और प्रार्थना कक्ष के रूप में इनका उपयोग किया जाता था। गुफाओं में बारिश से बचाने के लिए खुले प्रांगण और पत्थर रोड़ी की दीवारें भी थीं। इन्हें मानव और पशु आकृतियों से भी अलंकृत किया गया था। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कार्ले का चैत्य हाल, अजंता की गुफाएं जो कि 29 गुफाएं हैं, जिसमें 25 विहार प्लस 4 चैत्य ये थे। ये आप देख सकते हैं, बाएं से कार्ले का चैत्य है और एलोरा विहार भी है। उदयगिर और खंडगिरी की गुफाएं जो कि उड़ीसा में हैं, आइए इनके बारे में देखते हैं। वर्तमान भुवनेश्वर के निकट प्रथम द्वितीय सदी ईसा पूर्व में कलिंग राजा खारवेल के अधीन इन्हें बनाया गया था। गुफा परिसर में मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों प्रकार की गुफाएं हैं। संभवतः जैन भिक्षुओं के निवास के लिए इन्हें बनाया गया था। उदयगिर में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। उदयगिर की गुफाएं हाथी गुम्फा अभिलेख के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसे ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्णित किया गया है। यानी हाथी गुम्फा की जो गुफाएं हैं या अभिलेख हैं, इन्हें ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्णित किया गया था। अभिलेख जैन नमोकर मंत्र के साथ आरंभ होता है और राजा खारवेल द्वारा किए गए विभिन्न सैन्य अभियानों पर प्रकाश डालता है। अन्य गुफाओं में भी अभिलेख पाए गए हैं, जिसमें उदयगिर में रानी गुम्फा 2 मंजिला है और कुछ सुंदर मूर्तियां हैं। स्तूप को देखते हैं तो मौर्योत्तर काल में स्तूप विशाल और अधिक अलंकृत होते गए। लकड़ी और ईंट के स्थान पर प्रस्तर का अधिक से अधिक उपयोग किया जाने लगा। शुंग राजवंश ने स्तूपों के सुंदरतापूर्वक अलंकृत प्रवेश द्वारों के रूप में तोरण का निर्माण किया। तोरणों को जटिल आकृतियों और पैटर्नों के साथ उत्कीर्णित किया जाता था और ये हेलेनिस्टिक प्रभाव के साक्ष्य हैं। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में भरहुत का स्तूप जो कि सांची के स्तूप का तोरण आदि ये उदाहरण है। यानी मध्य प्रदेश के भरहुत का स्तूप और सांची के स्तूप का तोरण, यही इनके मुख्य उदाहरण हैं।
मूर्तिकला के बारे में देखते हैं तो इस अवधि में मूर्तिकला की 3 प्रमुख शैलियों अर्थात गांधार, मथुरा और अमरावती शैली का विकास अलग अलग स्थानों पर हुआ था। ये मौर्योत्तर काल में हुआ था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि गांधार, मथुरा और अमरावती शैली का विकास किस काल में हुआ था, तो ये मौर्योत्तर काल में हुआ था। ठीक है, गांधार शैली तो आधुनिक पेशावर और अफगानिस्तान के निकट पंजाब की पश्चिमी सीमाओं से संलग्न हिस्से में गांधार कला शैली का विकास हुआ। यूनानी आक्रमणकारी अपने साथ ग्रीक और रोमन मूर्तिकारों की परंपरा लाए, जिससे इस क्षेत्र की स्थानीय परंपराएं प्रभावित हुईं। इस प्रकार गांधार शैली को कला की ग्रीक इंडियन शैली के रूप में भी जाना जाने लगा। गांधार शैली का विकास 50 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक की अवधि में 2 चरणों में हुआ, जहां आरंभिक शैली को नीले धूसर बलुआ प्रस्तर के प्रयोग के लिए जाना जाता है और वही उत्तरवर्ती शैली में मूर्तियां बनाने के लिए मिट्टी और प्लास्टर का उपयोग किया जाता था। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां ग्रीक रोमन देवताओं पर आधारित हैं, जो अपोलो की मूर्तियों से मिलती जुलती हैं। आइए देखते हैं मथुरा कला। तो मथुरा शैली का विकास 1ली और 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की अवधि में यमुना नदी के किनारे हुआ था। मथुरा शैली की मूर्तियां उस समय के सभी तीनों धर्मों यानी बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म की कहानियों और चित्रों से प्रभावित हैं। ये मूर्तियां मौर्य काल के दौरान मिली पहले की यक्ष मूर्तियों के नमूने पर आधारित हैं। मथुरा शैली ने मूर्तियों में प्रतीकों का प्रभावशाली उपयोग दिखाया। हिंदू देवताओं का निर्देशन उनकी अवायुधास का उपयोग करके किया गया था। उदाहरण के लिए शिव को लिंग और मुख लिंग के माध्यम से दिखाया गया। इसी प्रकार बुद्ध के सिर के चारों ओर प्रभामंडल गांधार शैली की तुलना में बड़ा है और ज्यामितीय पैटर्न से अलंकृत है। बुद्ध को 2 बोधिसत्वों यानी कमल पकड़े पद्मपाण और वज्र पकड़े वज्रपाण से घिरा हुआ दिखाया गया है। 2 प्रकार से दिखाया गया है, पद्मपाण और वज्रपाण से। अमरावती शैली तो भारत के दक्षिणी भाग में अमरावती शैली का विकास सातवाहन शासकों के संरक्षण में कृष्णा नदी के किनारे हुआ, जहां अन्य 2 शैलियों ने एकल आकृतियों पर बल दिया। वही अमरावती शैली में गतिशील आकृतियों के प्रयोग पर अधिक बल दिया गया। इस शैली की मूर्तियों में त्रिभंग आसन यानी 3 झुकावों के साथ शरीर का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। तो आइए देखते हैं अब हम गांधार, मथुरा और अमरावती शैलियों के बीच का अंतर। तो ये आपके पास निम्नलिखित अंतर हैं आधार के हिसाब से। बाह्य प्रभाव जो है गांधार शैली का, तो ये यूनानी या हेलेनिस्टिक मूर्तिकला का भारी प्रभाव है, अतः इसे भारतीय यूनानी कला के रूप में भी जाना जाता है। जबकि मथुरा कला की बाह्य प्रभाव, यह शैली स्वदेशी रूप से विकसित हुई है और बाह्य संस्कृतियों से प्रभावित नहीं थी। जबकि अमरावती शैली, ये शैली भी स्वदेशी रूप में भी विकसित हुई और बाह्य संस्कृतियों से प्रभावित नहीं थी। आइए देखते हैं प्रयुक्त सामग्री। तो गांधार शैली में प्रयुक्त सामग्री होती थी कि प्रारंभिक गांधार शैली में नीले धूसर बलुआ प्रस्तर का उपयोग किया जाता था, जबकि बाद में अवध मिट्टी और प्लास्टर के उपयोग की साक्षी बनी। जबकि मथुरा शैली की प्रयुक्त सामग्री, मथुरा शैली की मूर्तियां चित्तीदार लाल बलुआ प्रस्तर का उपयोग करके बनाई गई थी और अमरावती शैली की मूर्तियां सफ़ेद संगमरमर का उपयोग करके बनाई गई थी। आइए देखते हैं धार्मिक प्रभाव। तो धार्मिक प्रभाव गांधार शैली में ग्रीको रोमन देवताओं के मंदिरों से प्रभावित मुख्य रूप से बौद्ध चित्रकला थी, जबकि मथुरा शैली में उस समय के तीनों धर्मों यानी हिंदू, जैन और बौद्ध का प्रभाव हुआ और अमरावती शैली में मुख्य रूप से बौद्ध प्रभाव हुआ। आइए देखते हैं संरक्षण। तो गांधार शैली में कुषाण शासकों का संरक्षण था, जबकि मथुरा शैली में कुषाण शासकों का संरक्षण था और अमरावती शैली में सातवाहन शासकों का संरक्षण था। इनका विकास क्षेत्र देखते हैं।
तो विकास क्षेत्र, गांधार शैली का विकास क्षेत्र उत्तर पश्चिम सीमांत आधुनिक कंधार क्षेत्र में विकसित हुई, जबकि मथुरा शैली में मथुरा, सोखौर, कंकाली, टीला में और आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई, और अमरावती शैली में कृष्णा गोदावरी की निचली घाटी में अमरावती और नागार्जुन कोंडा में और आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई। जबकि इनका आधार जब था आधार इनका बुद्ध की मूर्ति की विशेषताओं के प्रकार से देखते हैं। तो गांधार शैली में लहराते बालों के साथ बुद्ध को आध्यात्मिक मुद्रा में दिखाया गया। उन्होंने बहुत कम आभूषण धारण किए हैं और योगी मुद्रा में बैठे हैं। आंखें आधी बंद हैं जैसे कि ध्यान मुद्रा में हो। सिर पर उभार या जटा को दिखाया गया, यह बुद्ध की सर्वज्ञता को दर्शाता है। जबकि मथुरा कला में बुद्ध को मुस्कुराते चेहरे के साथ प्रसन्नचित्त दिखाया गया और तंग कपड़े पहने हुए हैं, शरीर हष्टपुष्ट है, चेहरा और सिर मुंडा हुआ है। बुद्ध विभिन्न मुद्राओं में पद्मासन में बैठे हैं और उनका चेहरा विनीत भाव दर्शाता है। सिर पर वैसा ही उभार या जटा दिखाई गई है जैसा कि गांधार शैली में। आइए देखते हैं अमरावती शैली में बुद्ध की मूर्तियों की विशेषताएं क्या थी। तो चूंकि मूर्तियां सामान्यतः कथा कला का अंग है, अतः बुद्ध की व्यक्तिगत विशेषताओं पर काम बल दिया गया है। मूर्तियां सामान्यतः बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं की कहानियों को दर्शाती हैं। ये आप देख सकते हैं। बाएं से गांधार शैली, मथुरा शैली और कला की अमरावती शैली ये दी गई है। आइए देखते हैं यूनानी कला और रोमन कला के बारे में। तो यूनानी और रोमन शैली के बीच कुछ अंतर हैं। गांधार शैली दोनों शैलियों का एकीकरण करती है। यूनानियों की आदर्शवादी शैली भगवान और अन्य मनुष्यों को पेशीय चित्रण में बल और सौंदर्य दर्शाते हुए परिलक्षित होती है। संगमरमर का उपयोग करके यूनानी पार्थेनन की कई यूनानी पौराणिक आकृतियों की मूर्तियां बनाई गई हैं। वहीं दूसरी ओर रोमवासी अलंकरण और सजावट के लिए कला का उपयोग करते थे और यूनानी आदर्शवाद के विपरीत प्रकृति में यथार्थवादी थे। रोमन कला यथार्थवाद को प्रदर्शित करती है और वास्तविक लोगों और प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण करती है। रोमवासी अपनी मूर्तियों में कंक्रीट का उपयोग करते थे। रोमवासी अपने भित्ति चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध थे। ये आप देख सकते हैं। यूनानी रोमन शैली में बुद्ध और रोमन चित्रांकन की समानता ये दर्शा रही है। आइए देखते हैं बुद्ध से संबंधित विभिन्न मुद्राओं के बारे में। तो पहली है भूमि स्पर्श मुद्रा। तो देखिए भूमि स्पर्श मुद्रा क्या होती है कि बुद्ध की मूर्तियों में पाई जाने वाली एक सर्वाधिक आम मुद्रा है ये। इसमें बुद्ध को उनके बाएं हाथ के साथ ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दर्शाया गया है। हथेली उनकी गोद में सीधी है और दाहिना हाथ पृथ्वी को स्पर्श कर रहा है। इस मुद्रा को सामान्यतः आक्षोभ्य के रूप में ज्ञात नीलवर्ण बुद्ध से संबद्ध किया जाता है। सिग्निफिकेंस इसका देखते हैं तो कॉलिंग द अर्थ टू विटनेस द ट्रूथ मुद्रा एंड इट रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ बुद्धाज अटेंडिंग एनलाइटमेंट है ये आप इनकी भूमि स्पर्श मुद्रा देख सकते हैं। ये रही इनकी भूमि स्पर्श मुद्रा। तो आइए देखते हैं ध्यान मुद्रा क्या है। तो ये जो आपके सामने पिक्चर जो दिख रही यही ध्यान मुद्रा है। यह मुद्रा इंगित करती है कि समाधि या योग मुद्रा भी कही जाती है ध्यान मुद्रा को। इसमें बुद्ध को गोद में दोनों हाथों के साथ दर्शाया गया है। फैली हुई उंगलियों के साथ दाएं हाथ की पीठ बाएं हाथ की हथेली पर रखी हुई है।
कई मूर्तियों में दोनों हाथों को अंगूठे पर स्पर्श करते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार यह एक रहस्यमयी त्रिकोण बनाते हैं। यह आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति का द्योतक है। बोधि वृक्ष के नीचे अंतिम ध्यान के दौरान बुद्ध द्वारा इस मुद्रा का प्रयोग किया गया था। यह आप देख सकते हैं मुद्राएं। अगला देखते हैं वितर्क मुद्रा। आपने ऐसी भी मुद्राएं देखी होगी बौद्ध की, महात्मा बुद्ध की। तो यह मुद्रा शिक्षण और चर्चा या बौद्धिक बहस इंगित करती है। अंगूठे और तर्जनी का पोर व्रत बनाते हुए एक दूसरे को स्पर्श करता है। दायां हाथ कंधे के स्तर पर और बायां हाथ श्रोणी स्तर पर रखा है। गोद में हथेली ऊपर की ओर है। यह बौद्ध धर्म में उपदेश के शिक्षण चरण का द्योतक है। अंगूठे और तर्जनी द्वारा निर्मित व्रत ऊर्जा का निरंतर प्रवाह बनाए रखता है, क्योंकि कोई आरंभ या अंत नहीं है, केवल पूर्णता है। अगला है अभय मुद्रा। ये आप देख सकते हैं मुद्रा। यह मुद्रा निर्भयता दर्शाती है। मुड़ी हुई भुजा के साथ दाहिना हाथ ऊपर की ओर और कंधे की ऊंचाई तक उठा है। दाहिने हाथ की हथेली बाहर की ओर है और उंगलियां सीधी और जुड़ी हुई हैं। बायां हाथ शरीर के बगल में नीचे की ओर लटका है। यह मुद्रा बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद दर्शाई गई थी। यह मुद्रा शक्ति और आंतरिक सुरक्षा का प्रतीक है। यह वह मुद्रा है जो दूसरों में भी निर्भयता की भावना पैदा करती है। अगला है धर्म चक्र मुद्रा। तो इसका अर्थ है धर्म या नियम का चक्र घुमाना, अर्थात धर्म का चक्र गति में लाना। इस मुद्रा में दोनों हाथ सम्मिलित हैं। ये आप फिगर देख सकते हैं सामने। बाहर की ओर हथेली के साथ दाहिना हाथ छाती के स्तर पर रखा गया है। तर्जनी और अंगूठे का पोर जोड़कर एक रहस्यवादी वृत्त बनाया गया है। बायां हाथ अंदर की ओर मुड़ा है और इस हाथ की तर्जनी और अंगूठा दाहिने हाथ का वृत्त स्पर्श करने के लिए जुड़े हैं। यह भाव भगवान बुद्ध द्वारा तब प्रदर्शित किया गया था जब उन्होंने सारनाथ के हिरण उद्यान में अपने ज्ञान के बाद एक साथी को पहल उपदेश दिया था। नेक्स्ट है अंजलि मुद्रा। तो अभिवादन, भक्ति और आराधना की ये मुद्रा है। दोनों हाथ छाती पर बंद हैं। हथेलियों और उंगलियां एक दूसरे से लंबवत रूप में जुड़ी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं जिस प्रकार से हाथ हम जोड़ते हैं, इसे अंजलि मुद्रा कहा जाता है अगर बैठ के किया जाए। यह भारत में लोगों का अभिवादन या नमस्ते करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य मुद्रा है, जैसा कि अभी हमने बताया था। यह मुद्रा श्रेष्ठ को नमस्कार का प्रतीक है और इसे गहन सम्मान के साथ आदर का संकेत माना जाता है। यह माना जाता है कि सच्चे बुद्ध जो प्रबुद्ध हैं हाथ की यह मुद्रा नहीं बनाते हैं और यह मुद्रा बुद्ध की मूर्तियों में नहीं दिखाई जानी चाहिए। यह मुद्रा बोधिसत्वों के लिए है जिनका उद्देश्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयारी करना है। नेक्स्ट उत्तर बोधि मुद्रा। ये आप देख सकते हैं उत्तर बोधि मुद्रा है। इसका अर्थ सर्वोच्च ज्ञान है। तर्जनी को छोड़कर सभी उंगलियां गूंथते हुए तर्जनी को सीधे ऊपर बढ़ाते हैं और एक दूसरे को स्पर्श कराते हुए दोनों हाथों को सीने के स्तर पर रखा गया है। यह मुद्रा व्यक्ति में ऊर्जा का प्रवाह करने के लिए जानी जाती है। यह मुद्रा पूर्णता का प्रतीक है। नागों के मुक्तिदाता शाक्य मुनि बुद्ध इस मुद्रा में प्रस्तुत किए हुए हैं। नेक्स्ट है वरदा मुद्रा। तो आइए देखते हैं वरदा मुद्रा के बारे में। यह आपके सामने पिक्चर दिख रही है। यह मुद्रा दया भाव, करुणा या इच्छाओं की स्वीकृत इंगित करती है। दर्शकों की ओर बाहर की ओर खुले हाथ की हथेली के साथ दाहिना हाथ पूरे रास्ते नीचे की ओर प्राकृतिक स्थिति में है। यदि खड़ा हो तो हाथ थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा हुआ रखा गया है और बाएं हाथ की मुद्रा भी ये हो सकती है। 5 विस्तारित उंगलियों के माध्यम से यह मुद्रा 5 पूर्णताओं को दर्शाती है। उदारता, नैतिकता, धैर्य, प्रयास और ध्यान संबंधी एकाग्रता को ये मुद्रा दर्शाती है। अगला है कर्ण मुद्रा। ये आप देख सकते हैं कर्ण मुद्रा है। यह मुद्रा बुराई से बचने का संकेत करती है।
आगे की ओर हथेली के साथ हाथ या तो क्षैतिज रूप से या ऊर्ध्वाधर रूप से फैला हुआ है। अंगूठा मध्य की ओर दो मुड़ी हुई उंगलियों को दबाता है, लेकिन तर्जनी और छोटी उंगली सीधे ऊपर की ओर उठी हुई है। यह नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकलने का प्रतीक है। इस मुद्रा द्वारा सृजित ऊर्जा बीमारी या नकारात्मक विचार जैसी बाधाएं दूर करने में सहायता करती हैं। और अगला है वज्र मुद्रा। यह मुद्रा ज्ञान इंगित करती है। ये मुद्रा आप देख सकते हैं। यह मुद्रा ज्ञान इंगित करती है। यह मुद्रा कोरिया और जापान में अधिक ज्ञात है। इस मुद्रा में बाएं हाथ की खड़ी तर्जनी दाएं हाथ की मुट्ठी में रखी जाती है। यह मुद्रा दर्पण व्युत्क्रम रूप में भी देखी जाती है। यह मुद्रा ज्ञान या सर्वोच्च ज्ञान के महत्व का प्रतीक है। ज्ञान तर्जनी द्वारा दर्शाया जाता है और दाहिने हाथ की मुट्ठी उसकी रक्षा करती है। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ है। कल हम पढ़ेंगे गुप्त काल के बारे में। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास करिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए। और अगर अभी तक आपने हमारे पहले वाले वीडियो, यानी ये जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है भारतीय कला एवं संस्कृत का पहला टॉपिक, अगर अभी तक हमारे पहले वाले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले एक टॉपिक के साथ। थैंक यू।